सब लड़कियों को, महिलाओं को बार बार बोला करता हूँ कि अपने तन से अपने आप को जितना अलग करके देख सको उतना अच्छा है। शरीर को अपनी पूंजी मानना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी पूंजी है। ये बात तुम्हें पुरुषों ने सिखाई है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे शरीर को पूंजी की तरह देखता तो पुरुष ही है। भाई तुम्हारा शरीर तुम्हारे काम आ रहा हो नहीं आ रहा हो, पुरुष की कल्पनाओं में उसके बहुत काम का होता है। कोई स्त्री अपने शरीर की कल्पना कर करके उत्तेजित नहीं होती, अपने ही शरीर की कल्पना करके, बल्कि वो तो जानती है कि शरीर कितने दुख का कारण है, शरीर कितनी तरह की गंदगी और मलमूत्र मवाद का कारण है। और महिला से ज़्यादा कौन जानता है कि शरीर क्या उपद्रव होता है और कितना उसका ख्याल रखना पड़ता है और कितनी तरह की उसमें चीज़ें होती हैं और बंधन होते हैं, परेशानियां होती हैं। ये महिला बहुत अच्छे से जानती है, पुरुष से ज़्यादा अच्छे से महिला जानती है ये बात। लेकिन आप ज़रा पुरुष के खोपड़े में घुसकर देखिए तो वहाँ पे जो महिला का शरीर है वो जैसे रत्नों की खान है। वो एकदम पगलाया रहता है, कहता है वाह वाह वाह, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अब पुरुष पगला रहे, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि पुरुष को स्त्री का कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं, पुरुष को अपने ही कुछ नहीं पता, उसे स्त्री का क्या पता होगा। लेकिन स्त्री भी अपने शरीर को पूंजी मान ले, ये बात नहीं मुझे समझ में आती। पुरुष स्त्री के शरीर को ऐसे देखे जैसे हीरे मोती हैं, ये तो फिर भी संभव है। लेकिन स्त्री अपने आप को ही धोखा कैसे दे लेती है कि मेरा जो शरीर है वही हीरे मोती है। स्त्री को तो पता होना चाहिए कुछ नहीं रखा है शरीर में, वो तो जानती है अच्छे से। तो मैं सलाह दिया करता हूँ कि भाई अपनी पूंजी अपनी चेतना को मानो, अपनी पूंजी अपने ज्ञान को और अपने अनुभव को, अपने साहस को, अपनी बुद्धि को, अपने अपने पैसे को, अपने विवेक को, अपने कौशल को, इन चीज़ों को अपनी पूंजी मानो। ये तुम्हारी संपदा है। ये शरीर तो बहुत छोटी चीज़ है, शरीर में ऐसा क्या रखा हुआ है। और आपके शरीर को पुरुष महत्व भी तभी तक देता है जब तक आप जवान हो, और जवानी के 10-20 साल बीतने के बाद वही पुरुष आपके शरीर को ठुकरा करके इधर उधर जा करके देखना शुरू कर देता है। यही तो होता है। तो आप क्यों शरीर को सजाने संवारने में लगी रहती हो? आप क्यों अपना इतना समय अपने शरीर पर लगाती हो? और आप क्यों इतनी बॉडी आइडेंटिफाइड हो कि आपने शरीर को ही पहचान बना लिया है अपनी? तो यही मेरी सब महिलाओं को सलाह रहती है कि अपनी चेतना का विकास करो, अपने ज्ञान का विकास करो, अपने सब ऊंचे गुणों का विकास करो। शरीर 2 पल की चीज़ है और बहुत धोखा देने वाली चीज़ है। साहब लोग संत बोल गए ना कि क्या है भरोसा देह का बिनस जात क्षण माही। एक क्षण नहीं लगता है, शरीर ऊपर से नीचे तक हो जाता है। तो क्या इसके पीछे इतना। इस पे एक चीज़ मैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखा है कि स्त्री का, औरत का एक जन्म से ही सेग्रीगेशन कर दिया जाता है कि मतलब अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में जैसे कहूँगी कि उसी में डाल दिया जाता है। और एक बार उसका सेक्स डिटरमिन हो गया कि वो स्त्री है जन्म से ही, फिर उसकी हर चीज़ अलग कर दी जाती है। कितनी शिक्षा मिलेगी, कैसा उसका पोषण होगा, शादी, ये सारी चीज़ें। स्कूल भी अलग कर देते हैं। हाँ जी। स्कूल अलग कर देंगे, कमरा अलग कर देंगे, और उसको एक अजीब तिलिस्मी रहस्यमयी चीज़ बना देंगे, बिल्कुल खुफिया। और जितना आप उसको खुफिया चीज़ बनाते हो, पुरुष के और यहाँ पर ऐसे प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि क्या चीज़ है छुपी छुपाई, इसे क्यों छुपाया जा रहा है। उसका शरीर छुपा दोगे, कहोगे ये पूरा ऊपर से ढकी रहे नीचे तक। वो साधारण कपड़े नहीं पहन सकती है, गर्मी में भी वो शरीर अपना थोड़ा खोल कर नहीं चल सकती है। तो आप गोवा जाइए, वहाँ पर बीच पर आप पाएंगे कि महिलाएं ऐसी ढकी हुई घूम रही हैं कि उनकी आंखें तक नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या कर रहे हो वहाँ पर? वो भी ये जून जुलाई का जो उमस का महीना होता है, उसमें आप इतना ढके हुए घूम रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? कुल मिला करके आप ये कर रहे हो कि आप पुरुष की काम वासना को बढ़ावा दे रहे हो। कहीं विचित्र बात है। ऐसा कैसे? जी हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि जो चीज़ छुपी होती है ना, उसको लेकर के मन में ज़्यादा कौतूहल आता है। नहीं तो
खाल है और मांस है और चर्बी है, इसको लेकर के कोई कितना और कब तक उत्तेजित हो सकता है। लेकिन आप बस एक साधारण सी चीज़ भी छुपा दो, आप नाखून छुपा दो, नाखून भी फिर काम वासना का कारण बन जाएंगे। और ये देखा गया है, ये व्यवहारिक बात है, ये प्रयोग से देखा गया है। आप विदेशों में जाइए तो वहाँ पर बीच होगी, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष उन्हीं कपड़ों में बीच पे मौजूद होते हैं जो बीच पर व्यवहारिक हैं, जो बीच के लायक हैं, वो अपना घूम रहे होंगे। और उसमें किसी को कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं हो रहा होता, वो अपना नहा भी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या धूप ले रहे होते हैं, या पढ़े हुए हैं, अपना किताब पढ़ रहे हैं। वहाँ कोई सेक्सुअल एंगल इस चीज़ में आता ही नहीं है। लेकिन भारत में आ जाता है, क्योंकि भारत में छिपा छिपी का बड़ा खेल चला है। तो हमने स्त्री की सहजता छीन ली है और हमने स्त्री पुरुष संबंध को कृत्रिम रूप से एकदम मसालेदार बना दिया है। स्त्री पुरुष में सहज संबंध और सहज मैत्री की संभावना हमने खत्म कर डाली है। एक आदमी एक औरत आमने सामने बैठ करके दो इंसानों की तरह बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग इतने ख़राब कर दिए गए हैं कि थोड़ी देर को आमने सामने बैठते हैं और उनके दिमाग में सेक्स उबलना शुरू हो जाता है। तो अब वही कि इसका स्कूल अलग कर दो। अब 12वीं क्लास माने 17-18 की उम्र तक वो लड़का है, वो पढ़ रहा है सिर्फ बॉयज़ स्कूल में, और उसने कभी देखी ही नहीं है कि लड़की जैसी चीज़ भी कोई जंतु होता है। और फिर जब उसको अचानक से वो दिखाई देती है तो उसका खोपड़ा घूम जाता है। और यही चीज़ लड़की के साथ कर देते हैं कि 17-18 साल की हो गई है और आज तक उसका एक भी लड़का कोई दोस्त ही नहीं है। तो फिर जब कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है तो वो एकदम आउट हो जाती है और निर्णय नहीं कर पाती कि ये लड़का मेरे लिए सही है नहीं है, किस स्तर का लड़का है। हमने ज़बरदस्ती उन जगहों को महत्वपूर्ण बना दिया है जहाँ कोई महत्व की चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। आचार्य जी, एक औरत के जीवन में एक बहुत अहम मुद्दा रहता है बच्चे। अब बच्चे पैदा करना वास्तव में किसका निर्णय होना चाहिए? मतलब ये प्रश्न भी क्यों है? अगर स्त्री के शरीर से संतान उत्पन्न होती है तो स्त्री ही देखेगी भाई मैं क्या खाऊंगा, ये किसका निर्णय होना चाहिए? मेरा ही तो निर्णय होगा ना, मेरे शरीर की बात है। तो संतान में पैदा करूंगी या नहीं पैदा करूंगी, स्त्री होने के नाते मेरा ही तो निर्णय होगा। अगर कोई इसके अलावा कुछ और बोल रहा है तो मुझे बड़ी उत्सुकता रहेगी उससे बात करने में कि भाई तेरा तर्क क्या है? शरीर मेरा, गर्भ मेरा, 9 महीने की जिम्मेदारी मेरी, उसके बाद उसको पालने की भी जिम्मेदारी मेरी, उसको जो शारीरिक सुरक्षा देनी पड़ती है बच्चे को और पोषण देना पड़ता है शारीरिक, वो सब भी मैं ही करने वाली हूँ। तो मैं पैदा करूँगी या नहीं पैदा करूँगी इसका फैसला और कौन करेगा? तो ये तो बहुत सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से प्रश्न ये होना चाहिए कि कितना महत्व है पैदा करने का ही। तो जिस हिसाब से कोई महिला अपने देह को महत्व देगी उसी हिसाब से वो प्रजनन को महत्व देगी। अगर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैं एक इंटेलिजेंस हूँ, एक बोधयुक्त चेतना हूँ, मैं मुक्ति को प्रेम करने वाली चेतना हूँ मैं, तो फिर जो मेरे शारीरिक और प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं मेरा उनकी ओर रुझान ज़रा कम ही रहेगा ना। और जो लोग बोलते हैं ये तो प्राकृतिक बात है, आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तो साहब ऐसा है, सारी प्राकृतिक बातों को आप जंगल में पहले ही पीछे छोड़ आए हो, तो इस अकेली प्राकृतिक चीज़ को चिपके चिपके क्यों घूम रहे हो? प्राकृतिक चीज़ तो ये भी होती है कि पेड़ के ऊपर सो, गुफा के अंदर सो। प्राकृतिक चीज़ तो ये भी होती है कि बाल मत कटाओ। प्राकृतिक चीज़ तो ये भी है कि दांत मत मांजो। जंगल में इंसान रहता था, जब जंगल से ही आया है तो ये सब प्राकृतिक चीज़ें करता था। लेकिन आज जब उसे कोई ढंग की चीज़ करने की सलाह दी जाती है तो कहता है मैं सारे काम करूंगा जो प्राकृतिक है। अगर सारे काम आप वही करोगे जो प्राकृतिक हैं तो जाओ पेड़ पे सो,
और जंगल में जिस तरीके से रहते थे, जंगल में तो भाषा भी नहीं होती थी, भाषा भी अप्राकृतिक है। जिसको आप सभ्यता और संस्कृति कहते हो वो वास्तव में प्रकृति से आगे निकलने का ही तो प्रयास है। अगर आप प्रकृति में ही जीना चाहते हो तो आप जानवर हो, जानवर पूरा प्रकृति में ही जीता है। बुद्धि, युक्ति, मुक्ति और संस्कृति, इन सब का यही अर्थ होता है कि पीछे छूटे अब प्रकृति। तो ये सब काम जंगल में होते हैं कि मादा को तो वहां पता भी नहीं चलता कि वो अब गर्भ से हो गई है। वो तो वहाँ जानवर होते हैं, वो अपना स्वेच्छा से यौनाचार कर रहे होते हैं। और जैसे शरीर में बाकी चीज़ें चलती हैं, जैसे शरीर से बाल झड़ते हैं, जैसे शरीर से खाना पीना होता है और मलमूत्र होता है, उसी तरीके से जंगल में संतान पैदा हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंसानों का मानना है कि संतान ऐसे ही पैदा होनी चाहिए, कि प्राकृतिक काम है, बस होता चले। और उनको बोलो कि भाई थोड़ा उसमें विचार करो, विवेक करो, थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ, थोड़ा अपने निर्णय लगाओ कि संतान होनी चाहिए कि नहीं। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो ऊपर वाले की बरकत है, संतान हो रही है तो होनी ही चाहिए। भाई वो सारा जो काम है कि हो रहा है तो होने दो, ये जंगल का काम है। तुम जंगली हो क्या कि जंगल में जैसे होता है वैसे ही यहाँ भी होता रहे? तो स्त्री अगर कह रही है कि मैं तो बॉडी हूँ, मैं एक फीमेल बॉडी हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि फिर वो बच्चे ही पैदा करती फिरे, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ और है तो वो कहेगी कि जो ज़िंदगी का परम लक्ष्य होता है, जिसके लिए हर इंसान पैदा होता है, मैं भी उस लक्ष्य के लिए पैदा हुई हूँ ना, उसमें संतानोत्पत्ति का फिर जो महत्व है वो कम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो औरतें बहुत अच्छा कर रही हैं करियर में, फिर भी समाज की नज़रों में और खुद की भी नज़र में वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानती हैं। जबकि देखिए, पहली सक्सेस तो यही है कि खुद को खुद की नज़र से देखना शुरू करो। खुद को समाज की नज़र से देखोगे तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बाहरी सक्सेस मिले उससे पहले एक भीतरी सक्सेस पाना ज़रूरी है। और भीतरी सक्सेस है कि खुद को दुनिया की नज़र से नहीं देखूंगी। हर वो लड़की जो एक सही, सफल, सार्थक और आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपना मूल्यांकन दुनिया की नज़रों से मत करना। तुम्हारे पास अपनी आँखें हैं ना, तो दूसरों की आँखों से अपने आप को क्यों देखती हो? ठीक है, दूसरे कुछ कह रहे होंगे तो कह रहे होंगे, क्या तुम्हारे पास अपनी आँख, अपना निर्णय, अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं है? तुम्हें अपने आप को परखना है तो स्वयं परखो और दूसरों से बोलो आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। अपनी आँख सजग रखो, मैं कैसी हूँ। नहीं तो फिर अगर कोई ऊंची चीज़ आपको मिल भी जाएगी तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपसे कहेगी कि आपकी वो चीज़ किसी काम की नहीं है। एक पुरानी कथा चलती है कि एक पंडित था, वो अपना बछड़ा लेके चला जा रहा था, तो कुछ ठगों की निगाह पड़ी। उन्होंने कहा इसका बछड़ा जो है अब जरा हड़प किया जाए। तो पहला आता है उसके पास, जंगल से गुजर रहा था, तो पहला ठग आता है उसके पास, बोलता है राम राम पंडित जी, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी बोलते हैं अरे क्या पागल, भाग यहाँ से। बछड़े को कुत्ता बोलता है, आगे बढ़ गए। दूसरा आता है, बोलता है अरे वाह पंडित जी, बड़ा रोबीला कुत्ता है। पंडित जी बोलते हैं तो क्या पगला गए वो सबके सब, हटो। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा आता है। अब तीसरे को देख के ही पंडित जी थोड़ा सा ठनक गए कि कुछ गड़बड़ है, कि कहीं कुत्ता ना बोल दे, और बोल ही देता है कुत्ता। बोलते पंडित जी अब कुत्ता घुमाने का काम करते हो क्या? तो पंडित जी ने उसको कुछ बोला नहीं, बस ऐसे अपना कनखियों से देख के जल्दी से आगे बढ़े। फिर चौथा आया, तो पंडित जी कुत्ता बेचने जा रहे हो? तो पंडित जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बस घुमा रहे हैं। पांचवा आया, उसने भी बोला। छठा आया और पंडित जी खुद ही बोले अरे कुत्ते को लेके मेरे कोई सवाल मत पूछना, और पंडित जी ने उसको बछड़े को छोड़ दिया। बछड़ा है कि कुत्ता, अपनी नज़रों से देखो। दुनिया आपको वही बताएगी जिसमें दुनिया का स्वार्थ है, और दुनिया ने आपको जो बताया आपने अगर मान लिया तो दुनिया का स्वार्थ पूरा होगा और आपका नुकसान होगा। अपनी आंख विकसित करो। कृष्ण कहते हैं निर्मल इंद्रिय, अपनी आंखों को निर्मल करो। निर्मल माने साफ। अपनी आंख साफ करो
ताकि तुम अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को और अपने उद्देश्य को खुद निर्धारित कर पाओ। वरना समाज आपको अगर बछड़ा मिल भी गया होगा तो आपसे छुड़वा देगा। बछड़ा माने कोई ऐसी चीज़ जो महत्व की है। आपको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल भी गई संयोग से तो समाज आपसे छुड़वा देगा, अगर आपके पास अपनी नज़र नहीं है तो। तो आचार्य जी, हमारा फिर एक आखिरी सवाल है। आज की स्थिति में एक औरत के लिए आइडियल रोल मॉडल क्या होना चाहिए? जो उसको देह की तरह न देखे, जिसने अपनी ज़िंदगी में ऊंचे काम को महत्व दिया हो, आज़ादी को महत्व दिया हो, निर्माण को महत्व दिया हो, सृजन को महत्व दिया हो, जो देह के ही चक्करों में न फंसा रह गया हो, वो व्यक्ति आपके लिए थोड़ा सा आदर्श या उदाहरण बनने योग्य है। लेकिन जिसने अपने आप को ही बस एक बॉडी की तरह देखा है, जो बॉडी के ही सारे काम करता रह गया है ज़िंदगी भर, वो आपको भी बॉडी माने शरीर की तरह ही देखेगा। उसको आप अपना आदर्श मत बनाइएगा। तो महिला हो कि पुरुष हो, अपना आदर्श वो चुनिए जो जीवन में ऊंचाइयों के लिए लड़े, जो आकाश की तरफ बढ़े। ऐसों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी लिंग के हों, क्योंकि उनका जो लिंग है वो महत्व का है ही नहीं। पर इसमें क्या कोई कारण रहता है कि कोई एक फंडामेंटल डिफरेंस है महिला या पुरुष में, जिसके कारण जिस पैमाने पर पुरुष बेहतर कर पाएं जीवन में, उस पैमाने पर महिला शायद ना कर पाए, या अभिव्यक्तियाँ अलग अलग रहेंगी। देखिए, महिला और पुरुष दोनों, इसको ज्ञानियों ने, दार्शनिकों ने ऐसे कहा है कि फंसे हुए हैं बस अपनी अपनी चेतना में। पिछली शताब्दी की फ्रेंच दार्शनिक रही हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट, साइमन डी ब्यूव। उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है द सेकंड सेक्स। तो वो यही कहती, उन्होंने बोला कि मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी, मुझे ऐसा बना दिया गया। मैं औरत पैदा नहीं हुई थी, मुझे औरत बना दिया गया है। फिर उसी में वो आगे चल के बोलती हैं कि जैसे कि स्त्री के शरीर का पिंजड़ा है जिसमें चेतना कैद है। अब किसी का पिंजड़ा स्त्री के रूप का है और किसी का पिंजड़ा पुरुष के रूप का है तो ये पिंजड़ा ही। और भीतर चिड़िया है एक जो फड़फड़ा रही है आज़ादी के लिए। तो पिंजड़े का फ़र्क है, बस पिंजड़े का फ़र्क है। और पिंजड़े का महत्व तो है भी तो बस यही कि उसको तोड़ना है। पिंजड़े का महत्व तो ये नहीं है कि उसमें रहना है। तो उसको तोड़ने के लिए आचार्य जी, क्या एक औरत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक पुरुष के मुकाबले? क्या उसको पुरुष जैसा ही बन जाना होगा? नहीं नहीं, पुरुष जैसा क्या, पुरुषों ने क्या ऐसा अभी उखाड़ लिया है कि पुरुषों जैसा आपको बनना है? पुरुष खुद अपने पुरुष होने को लेकर परेशान है। उनको खुद अपनी ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही है। पुरुषों को तो समझ में ही नहीं आता है, एक महिला दिख गई है उसका सारा दिमाग ही उलट पुलट हो जाता है। तो पुरुष तो खुद अपने दिमाग से और अपनी हस्ती से परेशान है। महिला को पुरुष बन के क्या मिलेगा? तो महिला अपने सशक्तिकरण या अपनी आज़ादी का या अपनी उन्नति का अर्थ ये ना समझे कि उसको पुरुष जैसा बन जाना है, क्योंकि पुरुष जैसा बनने में कोई उन्नति नहीं है। पुरुष कोई उन्नत चीज़ है ही नहीं। पुरुष बहुत बेकार चीज़ है, या अगर ठीक भी चीज़ है तो उतना ही ठीक है जितना स्त्री पहले से ठीक है। ठीक है, तो पुरुष नहीं बनना है, न पुरुषों की नकल करनी है कि उन्हीं के जैसा बोल व्यवहार ले आ दिया, उन्हीं के जैसी बातचीत, उन्हीं के जैसा कपड़ा या उन्हीं जैसा जो भी है रहन सहन खान पान चाल ढाल पुरुष जैसी कर ली।
ये नहीं है। और बहुत सारा फेमिनिज्म ऐसे ही चलता है, वो कहते हैं हमें पुरुष जैसा बन जाना है, वो इक्वालिटी की बात करते हैं ना, उनके लिए समानता बड़ी बात है, उनके लिए फेमिनिज्म क्या है, देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तो माने वो जैसा है हम भी इक्वली वैसे ही हो जाएंगे, वो बेकार की बात है। सशक्तिकरण का मतलब होता है मैं देह नहीं, मैं चेतना हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, ये एम्पावरमेंट होता है, ये है एम्पावरमेंट। और अगर मैं कॉन्शियसनेस हूँ तो मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मिक बल चाहिए, जहाँ नहीं झुकना है वहाँ न झुकने का मुझे साहस चाहिए, जहाँ झुक ही जाना चाहिए वहाँ झुकने का मुझ में समर्पण होना चाहिए। ये है सशक्तिकरण। चलिए, आशा करता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों के काम आएगी ये बातचीत। थैंक यू सो मच।